हेलो, हाय ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं विश्वेंद्र सिंह आपका लोहार क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए भारत शासन अधिनियम 1935 लेकर के आए हैं। आज इसके बारे में बताएंगे कि अधिनियम भारत शासन अधिनियम में क्या था 1935। ये 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसी को ही भारतीय संविधान का मूल आधार माना जा सकता है। यानी इतिहास जो संवैधानिक विकास है भारत का, उसके अंतर्गत भारत का 1935 का जो अधिनियम आया था, इसी को एक संवैधानिक रूप दिया गया था 1935 में। तो ये भारतीय इतिहास का संवैधानिक जो विकास है भारत का, उसका महत्वपूर्ण अधिनियम था, क्योंकि इससे ही अधिकांशतः अनुच्छेद यूं के यूं ही या कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके भारतीय संविधान में अपना लिए गए। तो इसको पढ़ने से पहले बताते हैं, इससे पहले जो हमने पढ़ा है 1919 का अधिनियम पढ़ा था, 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा। उसमें जो बात की गई थी वो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। क्या की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू किया गया था। तो उसमें कुछ कमियां रही या जो कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को एक नया अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 लाना पड़ा। इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं। पहले इसकी पृष्ठभूमि क्या रही कि 1935 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार को लाना पड़ा। इसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार तैयार हुई थी कि 1935 का अधिनियम पारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार को विवश होना पड़ा, इसको लाना पड़ा था। तो देखते हैं पृष्ठभूमि। यानी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसके बारे में जानते हैं। यानी सबसे पहला इसका जो प्रावधान है, इसकी पृष्ठभूमि 1919 का जो अधिनियम पारित किया गया था, 1919 का भारत शासन अधिनियम। उन्नीस का जो भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, उससे भारतीय जनता की जो इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, वो है उन पर खड़ा नहीं उतरा। यानी 1919 का भारत शासन अधिनियम भारतीय जनता की आकांक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरा था। ये इसकी एक कमी थी। यानी जो भारतीय जनता चाहती थी, उसकी इच्छाओं और स्वायत्त शासन की जो मांग हो रही थी, भारत के स्वायत्त शासन स्वतंत्रता की मांग हो रही थी, वो उन पर खड़ा नहीं उतरा, उनकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया। तो उससे 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, उससे उत्पन्न भारतीयों में निराशा, यानी यह अधिनियम भारतीय जनता को खुश नहीं कर पाया था। इसकी यह कमी नहीं थी। पहला था 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम भारतीय जनता की इच्छाओं पर खड़ा नहीं उतरा, यह कारण था। दूसरा कारण, उस समय जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके कारण भारतीय जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन है वो तीव्र हो गया। जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र हो गया। दूसरी पृष्ठभूमि थी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग तीव्र गति से बढ़ने लगी थी। इसी समय महात्मा गांधी भी भारतीय राजनीति से जुड़े थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उन घटनाओं से भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की, स्वतंत्रता की मांग तीव्र गति से होने लगी थी। जगह जगह राष्ट्रीय आंदोलन का जो रुख है वो तीव्रता धारण करता गया। इसी कारण असहयोग आंदोलन आदि आंदोलन भी चलते रहे। तीसरा जो उसकी पृष्ठभूमि का कारण है वो है स्वराज दल की स्थापना। स्वराज दल, स्वराज दल की स्थापना की गई थी 1923 में। स्वराज दल की स्थापना 1923 में, यानी ब्रिटिश सरकार ने चुनाव कराए थे, तो उन चुनावों में भागीदारी करने के लिए मोतीलाल नेहरू, व चित्तरंजन दास ने मिलकर के
स्वराज पार्टी का गठन किया था ताकि वो ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रख सके, उसमें चुनावों में भागीदारी कर सके और उसमें जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार या संसद है, उसके अंतर्गत जो चुनाव कराए गए थे भारत में, भारतीय शासन की जो व्यवस्था थी उसमें भागीदारी कर करके भारतीयता की, जो भारतीय लोगों की जो मांगे थी उनको वहां पर ब्रिटिश संसद के समक्ष रख सके। इस उद्देश्य से स्वराज दल की स्थापना की गई थी और ये चाहता था स्वराज दल की भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्रता प्रदान की जाए, इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसने भी इसकी पृष्ठभूमि तैयार की थी, इससे भारतीय जनता जागरूक भी हुई। अगला प्रावधान है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? 1927 में। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था जो 7 सदस्य था। कितने सदस्य थे उसमें? 7 सदस्य। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में। इसमें सभी जो सदस्य थे इसके, वो कौन थे? अंग्रेज। यानी साइमन कमीशन के जो भी सदस्य थे, 7 सदस्य थे और 7 सदस्य कौन थे? अंग्रेज। इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था, नियुक्ति की गई थी, वो सुधारों की अनुशंसा करने, यानी सुधार हुए थे, संवैधानिक सुधारों की जो बात की थी ब्रिटिश सरकार ने, उन सुधारों की समीक्षा करने के लिए इस साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का गठन हुआ था। इसका भारत में जगह जगह विरोध भी हुआ था। इसी के अंतर्गत साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। लाला लाजपत राय की इसी साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठियों के प्रहार से मृत्यु भी हुई थी। इसीलिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन भारत भेजा गया था संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए। इस साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी, या अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 27 मई 1930 को। कब प्रस्तुत किया? 27 मई 1930 को इसने भारत में समीक्षा की और उसके बाद 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट जो प्रतिवेदन है वो पेश किया गया था ब्रिटिश सरकार के समक्ष। देखिए आगे, जब साइमन कमीशन का गठन किया, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसके बाद में मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के नाम से, यानी भारत की जो मांग थी, उन रिपोर्टों को, भारत की जो मांग है उनको नेहरू रिपोर्ट के रूप में ब्रिटिश सरकार के समक्ष पेश किया था, ताकि ब्रिटिश सरकार उनकी जो मांगे हैं, भारतीयों की मांगे हैं, उनको स्वीकार कर ले। और नेहरू रिपोर्ट है ये कब पेश की गई थी? 1928 में, 10 अगस्त 1928। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और इसमें नेहरू ने भारतीयों की कुछ जो मांगे हैं वो ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी और कहा कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मांगों को स्वीकार कर उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर दे, उन्हें स्वायत्तता प्रदान कर दे, ताकि भारतीय अपना संविधान स्वयं बना सके। इसी के आधार पर 1929 में भारत में स्वराज की स्थापना की मांग होने लगी कि भारत को स्वराज दे दिया जाए, स्वराज प्रदान कर दिया जाए। तो नेहरू रिपोर्ट का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि एक मुस्लिम थे, जो मुस्लिम लीग, मुस्लिम जो पार्टी थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने एक 14 सूत्री मांग पत्र जारी किया था। 14 सूत्री मांग पत्र, यानी इसमें 14 मांगे थी मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा
जो मांग पत्र जारी किया गया था 14 सूत्री मांग पत्र, ये जारी किया गया था 29 मार्च 1929। 29 मार्च 1929 को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री मांग पत्र ब्रिटिश सरकार के समक्ष जारी किया। उन्होंने भी 14 मांगे रखी थी ब्रिटिश सरकार के समक्ष, उन मांगों का भी प्रभाव इस पर पड़ा था। ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी 14 मांग रखी, उनको ब्रिटिश सरकार मान ले, ताकि भारतवासी उनको स्वतंत्रता या स्वायत्तता की जो मांग भारतवासी कर रहे हैं उनको ब्रिटिश जो आधिपत्य था उससे स्वतंत्रता प्रदान की जा सके। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ये मांग मोहम्मद अली जिन्ना की मांग है, इसके बाद जब महात्मा गांधी का सर्वनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी द्वारा सर्वनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में जब जो बातें चल रही थी कि महात्मा गांधी ने विरोध किया था, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च भी किया था, उन सभी के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए? 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे, जो ब्रिटिश सरकार ने बुलाए थे इंग्लैंड में, और कहां पर हुए थे? वो लंदन में। कहां हुए थे? लंदन। 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया था ताकि भारतीयों के साथ वो विचार विमर्श कर सके। तो देखिए 1930, 1931 और 1932 में प्रथम 32 में गोलमेज सम्मेलन, का आयोजन किया गया था। गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए, 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। 1930 प्रथम पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा, और इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भारत की तरफ से भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो 31, 30, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए जिनमें भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। ब्रिटिश सरकार ने एक व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर ब्रिटिश सरकार द्वारा भावी सुधारों की योजना के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया था मार्च 1933। मार्च 1933 में व्हाइट पत्र मार्च 1933 में प्रकाशित किया गया। मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र या व्हाइट पत्र ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत में संवैधानिक जो सुधार है वो किए जा रहे थे, यानी भारत के जो भावी सुधारों की योजना प्रस्तुत करने के लिए, यानी भावी सुधारों की एक योजना बनाने के लिए व्हाइट पत्र, श्वेत पत्र जारी किया था। इस श्वेत पत्र में प्रांतों, भारत के जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता व केंद्र को आंशिक स्वायत्तता
प्रदान करने का सुझाव दिया गया। यानी जो श्वेत पत्र जारी किया गया था मार्च 1933 में, इसमें क्या था कि प्रांत जो भारत में ब्रिटिश प्रांत थे उनको पूर्ण स्वायत्तता देने की बात कही गई थी और केंद्र को आंशिक स्वायत्तता प्रदान करने की बात की गई थी, सुझाव दिया गया था ब्रिटिश सरकार के समक्ष। ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र के ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र के सुझावों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र के सुझावों के आधार पर सुझावों को स्वीकार करके स्वीकार कर 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो अगस्त 1935 स्वीकार कर अगस्त 1935 अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 पारित कर दिया। लागू कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 अगस्त 1935 में लागू कर दिया गया था। कब लागू? किसके सुझावों के आधार पर? श्वेत पत्र के जो सुझाव थे उनके सुझावों को स्वीकार करते हुए। देखिए, पृष्ठभूमि पढ़ने के बाद अब आते हैं इसकी विशेषता पर। किस पाएंगे? विशेषताएं। यह इसके जो प्रावधान थे, इसमें क्या प्रावधान किए गए थे? 1935 का अधिनियम है, इसमें क्या प्रावधान किए गए इसके बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या था? यह अधिनियम संवैधानिक सुधारों यह अधिनियम संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अंतिम अधिनियम था। पारित अंतिम अधिनियम था। यानी ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में संवैधानिक सुधारों की दिशा में जो प्रयास किए थे, उनके अंतर्गत जो भी अधिनियम पास किए गए थे, सबसे अंतिम में जो पेश किया गया अधिनियम, अंतिम अधिनियम कौन सा था? 1935 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम था? 1935 का अधिनियम भारत के संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था जो ब्रिटिश सरकार ने पास किया था, पेश किया था। इस अधिनियम की अगली विशेषता, यह 1935 का जो अधिनियम है, यह एक विस्तृत और जटिल अधिनियम था। एक बहुत ही विशाल और जटिल अधिनियम माना जाता है, क्योंकि इसमें 451 अनुच्छेद या धाराएं कह सकते हैं। यानी 451 तो अनुच्छेद थे इसमें, 451 अनुच्छेद। कितने थे? 451 अनुच्छेद थे और 15 अनुसूचियां थी। 15 अनुसूची या परिशिष्ट
यानी इसमें 451 अनुच्छेद और 15 अनुसूचियां या परिशिष्ट रखे गए। 15 अनुसूची और 451 अनुच्छेद थे, इसीलिए यह बहुत विशाल और विस्तृत अधिनियम था। यह बहुत विशाल और विस्तृत अधिनियम इसको माना जाता है, क्योंकि 451 अनुच्छेद और 15 अनुसूचियां इसमें रखी गई थी। थी अपरिभाषित, अस्पष्ट, यानी 1935 का जो अधिनियम है वो अपरिभाषित था। कैसा था? अपरिभाषित और अस्पष्ट था। अपरिभाषित और अस्पष्ट था, क्योंकि इसके जो भी प्रावधान किए गए वो कोई, इसकी जो भूमिका है वो लिखी हुई नहीं मिलती है। अप्रभाषित था और स्पष्ट था, क्योंकि इसकी जो भूमिका जो बनाई गई थी वो अलिखित थी। कैसी थी? अलिखित। कैसी भूमिका थी इसकी? देखिए 1935 का अधिनियम अप्रभाषित और अस्पष्ट था। अप्रभाषित और अस्पष्ट था क्योंकि इसकी कोई भी भूमिका लिखी हुई नहीं थी। क्योंकि इसकी कोई भी भूमिका लिखी हुई नहीं थी, इसीलिए यह अप्रभाषित था। और इसके उद्देश्य, इसकी प्रकृति, उद्देश्य व क्षेत्र भी स्पष्ट नहीं थे। यानी इसके जो 1935 का अधिनियम है इसकी कोई भी भूमिका ऐसी नहीं थी जो लिखी गई थी, और ना ही इसकी प्रकृति और उद्देश्य स्पष्ट किए गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा कि वो किस प्रकार की नीति भारत में स्थापित करना चाहती है, किस प्रकार की नीति वो भारत में स्थापित करना चाहता है। इसीलिए इसकी जो मुख्य भूमिका रही, इसमें क्या था? उद्देश्य यह था कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज ही बनाए रखना चाहता था। ये 1919 के अधिनियम की जो बात की गई थी, भारत को एक औपनिवेशिक स्वराज की जो स्थापना है वही भारत में बनाए रखी जा सके, यह उनका उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने इसको स्पष्ट नहीं किया था कि वो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपना उपनिवेश बनाए रखना चाहते थे, औपनिवेशिक स्वायत्तता उसको प्रदान करना चाहते थे। प्रस्तावना का अभाव। ये 1935 का जो अधिनियम है इसकी कोई भी प्रस्तावना नहीं बनाई गई थी, यानी इसकी कोई भी अपनी प्रस्तावना नहीं थी। उस समय जो ब्रिटिश सरकार के सदस्य थे, उसके सदस्य, उन्होंने इसका विरोध करने लगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, उसमें अधिनियम में 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव रखा गया था, परंतु जब उसके सदस्यों द्वारा अधिकांश प्रस्तावना की मांग की गई तो 1919 के अधिनियम की जो प्रस्तावना थी उसी को इसमें अपना लिया गया। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना यानी 1919 के अधिनियम की जो प्रस्तावना थी उसी को 1935 के अधिनियम की प्रस्तावना का रूप स्वीकार कर लिया गया था, क्योंकि उसके सदस्यों ने अधिकांश मांग की थी कि 1935 के अधिनियम की प्रस्तावना होनी चाहिए, क्योंकि उसका जगह उसके जो सदस्य उन्होंने उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। तो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को इसकी प्रस्तावना स्वीकार कर लिया गया था। तो 1935 के अधिनियम की अपनी कोई प्रस्तावना नहीं थी, तो इसका एक प्रस्तावना का अभाव भी इसमें रखा गया था। इसका देखो पहला जो मुख्य प्रावधान है
सबसे पहले जो बात आती है अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, यानी 1935 का जो अधिनियम आया था, इसके अंतर्गत भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई थी कि भारत में कोई एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। यह जो ब्रिटिश प्रांत थे और देशी रियासतों, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर के एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात इसमें की गई थी 1935 के जो अधिनियम है, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की बात की गई थी। तो ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, ये जो ब्रिटिश प्रांत थे उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 11 ब्रिटिश प्रांतों, यानी जो अखिल भारतीय संघ है उसकी स्थापना जो की जाएगी वो 11 ब्रिटिश प्रांतों व 6 चीफ कमिश्नर प्रदेश, और देशी रियासतों के द्वारा की जाएगी। यानी अखिल भारतीय संघ जो बनाया जाएगा, एक अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना की जाएगी, उसमें 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर प्रदेश और साथ साथ देशी रियासतों, उनको मिलाकर के, देशी रियासतों को मिलाकर के एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाना था। और अखिल भारतीय जो देशी रियासतें वो अपनी इच्छा से, यानी अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से संघ में शामिल हो सकती थी। तो उनके लिए ऐच्छिक प्रावधान था। क्या था? देशी रियासतों को ऐच्छिक, यानी देशी रियासतों की इच्छा पर छोड़ दिया गया था कि वो अखिल भारतीय संघ में शामिल होना चाहती है या नहीं। जबकि जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको भारतीय संघ में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया। क्या था? ब्रिटिश प्रांतों के लिए अनिवार्य था वो अपनी कि वो भारतीय जो संघ है, अखिल भारतीय संघ है, उसमें शामिल होंगे। ये उनके लिए प्रत्येक प्रांत के लिए अनिवार्य रखा गया, परंतु देशी रियासतों की इच्छा पर छोड़ दिया गया था। वो अपनी इच्छा से अखिल भारतीय संघ में शामिल हो सकती थी। तो देशी रियासतों को, जब जो भी देशी रियासत अपनी इच्छा से अखिल भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी, तो वो उसके द्वारा एक प्रवेश पत्र पर, यानी जो अखिल भारतीय संघ में भाग लेना चाहती है उस प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर किया जाता था, जिसमें उसकी अखिल भारतीय संघ में शामिल होने की शर्तों का उल्लेख मिलता था कि वो किन शर्तों पर अखिल भारतीय संघ में शामिल होना चाहती है। तो इसका उल्लेख मिलता था। यानी सबसे पहली एक मुख्य बात आती है अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात। तो इसमें क्या अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात थी, परंतु अखिल भारतीय संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने के कारण अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं की जा सकी थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई थी। तो ये पहला प्रावधान आता है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। इसकी पहली विशेषता थी कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात इसमें की गई थी। इसके द्वारा प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई।
1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन, यानी प्रांतों को पूर्ण उत्तरदायित्व सौंप दिया गया था कि वो अपने विषय में, यानी उसकी जो शक्तियां हैं उनमें विस्तार कर दिया गया, उनको अपने बारे में प्रावधान बनाने के लिए कुछ यानी पूर्ण उत्तरदायी शासन दे दिया गया है कि वो अपने प्रांत के जो शासन है उसको अपनी इच्छा से चला सकते हैं। जबकि केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी, जो राज्यों की विधान परिषदें थी, जो प्रांतों की विधान परिषद थी, वो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र थी और प्रांत के प्रति उत्तरदायी होती थी। इसीलिए केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन सौंप दिया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रावधान, केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन, यानी केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। केंद्र में किसकी स्थापना की गई? द्वैध शासन की स्थापना की गई थी केंद्र में। कहां पर की गई? केंद्र में। और प्रांतों में द्वैध शासन की जो व्यवस्था 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों को द्वैध शासन है, द्वैध शासन प्रणाली जो बनाई गई थी, द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था प्रांतों में, उसको प्रांतों में समाप्त करके, यानी द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया। यह 1935 के अधिनियम के द्वारा जो द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम में प्रांतों में लागू की गई थी, कहां लागू की गई थी? 1919 के अधिनियम में प्रांतों में लागू की गई थी। उस प्रांतों में, उसे प्रांतों में समाप्त करके कहां लागू कर दिया? केंद्र में लागू कर दिया गया। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरुआत हो गई। केंद्र में किस प्रणाली की शुरुआत हुई थी? द्वैध शासन की शुरुआत हुई। और केंद्र के जो विषय हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया। केंद्रीय विषय को कितने भागों में बांट दिया गया? सबके जो विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया था, लक्षित विषय व हस्तांतरित विषय। यह लक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, संघीय जो विषय, संघीय विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया। तो द्वैध शासन यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, द्वैध शासन व्यवस्था को यहाँ पर लागू कर दिया गया था। कहां पर? केंद्र में, प्रांतों में समाप्त करके। और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 के अधिनियम में। और केंद्र में कब की गई थी? 1935 के अधिनियम में। इसको ध्यान रखना जरूरी है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू हुई? 1935 के अधिनियम द्वारा। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी 1919 के अधिनियम द्वारा। तो प्रांतों की द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम में समाप्त किया गया था? 1935 के अधिनियम में। किस अधिनियम में समाप्त किया गया था? 1935 के अधिनियम में। तो देखिए, रक्षित विषय, रक्षित विषय विदेश मामले, रक्षा संबंधी मामले, विदेश मामले, रक्षा संबंधी मामले, कबायली मामले, इनसे संबंधित जो विषय थे वो गवर्नर यानी वायसराय, गवर्नर जनरल वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, यानी जो रक्षित विषय थे उनका गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, यानी गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से उन पर निर्णय कर सकता था, उन पर नियंत्रण रख सकता था। और जो हस्तांतरित विषय थे वो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, यानी गवर्नर जनरल द्वारा हस्तांतरित विषयों के लिए एक मंत्रिमंडल का निर्माण करना पड़ता था और उस मंत्रिमंडल को हस्तांतरित विषय सौंप दिए गए, जिनकी नियुक्ति कौन करता था? गवर्नर जनरल। और उनकी संख्या कितनी हो सकती थी? 10। यानी जो मंत्रिमंडल का निर्माण हस्तांतरित विषयों के लिए
किया गया था, उसमें 10 सदस्यों की यानी 10 मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता था गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल को परामर्श देने का कार्य करते थे। उनके परामर्श के आधार पर ही गवर्नर जनरल उस विषय पर निर्णय लेता था। तो यानी ये रक्षित और हस्तांतरित विषय दो प्रकार की ध्वज शासन प्रणाली से लागू हुई थी। शक्ति विभाजन, यह 1935 के अधिनियम द्वारा शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा क्या गया था, शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और प्रांत के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। यानी कौन सी शक्तियां केंद्र के पास होंगी, कौन सी शक्तियां राज्यों के पास है, प्रांतों के पास होगी, इसका विभाजन किया गया था। तो शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया था। 1919 का जो अधिनियम था उसमें शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया था, परंतु यहाँ पर शक्तियों को किस में बांट दिया गया, 3 भाग। तो कितनी प्रकार की शक्तियां थी, 3। तो शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, तो शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया, 3 सूची, यही शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया था। शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया था। 1935 के अधिनियम में सूचियों कितने भागों में बांटा गया, 3। पहली संघीय सूची, कौन सी थी, संघीय सूची, जिसमें विदेशी मामले, रक्षा, रेल, मुद्रा, डाक, तार आदि विषयों को शामिल किया गया। यह संघीय सूची में ऐसे कौन कौन से सामने, विदेशी मामले, रक्षा, रेल, मुद्रा, डाक, तार, लेन देन, ये सभी कुछ जो मामले थे विदेश से संबंधित जो मामले, यानी जो राष्ट्रीय महत्व के विषय, यानी विदेशी मामले, रक्षा, रेल, मुद्रा, डाक, तार आदि राष्ट्रीय महत्व के विषय, राष्ट्रीय महत्व के विषय किसमें आते थे, संघीय सूची में शामिल किए गए। कौन सी सूची में शामिल किए गए थे, राष्ट्रीय महत्व के विषय संघीय सूची में शामिल किए गए थे। और इस संघीय सूची के जो विषय थे उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त था, संघ को। किसको प्राप्त होता था, संघीय विधान सभा। यही संघीय जो विधानसभा होती थी, यही संघीय जो सरकार होती थी, उसको उस पर कानून बनाने का अधिकार होता था। कौन से विषय पर, संघ सूची के विषय पर कानून कौन बना सकती थी, संघीय सरकार। कौन बना सकती थी, संघीय सरकार। यही संघीय विधान मंडल उन पर कानून बना सकता था, संघीय विधान मंडल। दूसरे विषय थे संघ सूची, प्रांतीय सूची। दूसरी सूची कौन थी, प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची में कौन कौन से विषय रखे गए थे, संघ सूची के जो विषय थे उनकी संख्या भी बता देते हैं। संघ सूची में 59 विषय रखे गए थे। कितने रखे गए थे, 59 विषय। संघीय सूची में कितने विषय थे, 59 विषयों को रखा गया, इसमें विदेश मामले, रक्षा, मुद्रा, डाक, तार, राष्ट्रीय महत्व के विषय सिर्फ संघीय विधानमंडल यानी संघीय विधानसभा कानून बना सकती थी। प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची में 54 विषय। कितने विषय थे, 54 विषय। प्रांतीय सूची के अंतर्गत 54 विषयों को रखा गया। कितने विषयों को रखा गया था, 54 विषयों को रखा गया, जिनमें शिक्षा, कृषि, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, आदि स्थानीय महत्व के विषय।
स्थानीय महत्व के विषय रखे गए, यानी स्थानीय महत्व के विषयों को किसके अंतर्गत रखा गया था? प्रांतीय सूची के अंतर्गत। इन पर प्रांतीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता था? प्रांतीय सरकारें, प्रांतों का होता था। किनका होता था? प्रांतों का होता था। इन विषयों पर प्रांतीय जो प्रांत थे वो कानून बना सकते थे, उन पर निर्णय। समवर्ती सूची, कौन सी थी? समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय, शक्तियों को बांटकर कितने विषयों में रखा गया था? इसमें 36 विषय इसमें रखे गए थे, जिनमें विवाह, तलाक, फौजदारी, दीवानी, विवाह, तलाक, फौजदारी, दीवानी आदि विषय रखे गए। यानी समवर्ती सूची में विवाह, तलाक, फौजदारी, दीवानी आदि जो मामले थे, दीवानी मामले आदि विषय रखे गए थे। इन समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता था? यानी कानून बनाने का अधिकार संघ और प्रांत दोनों को होता था। संघ को भी और प्रांत को भी, संघ को भी और प्रांत को भी, दोनों ही पर कानून बना सकते थे। लेकिन उनके मध्य विवाद उत्पन्न होने पर दोनों में, तो अंतिम जो निर्णय, जो कानून मान्य होता था, वो किसका होता था? संघ का मान्य होता था। संघीय सरकार, संघीय विधानमंडल का कानून ही मान्य होता था। तो गवर्नर जनरल, यही 3 सूचियों में विषयों को बांट दिया गया। तो यह शक्ति विभाजन भी किया गया था 1935, और इसी शक्तियों का जो विभाजन किया गया 7वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वो यहीं से जो की यूं ही अपना ली गई है। आगे देखिए, अगला प्रावधान है प्रांतों में द्वैध शासन। व्यवस्था समाप्त कर दी गई। यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, उसको इसमें समाप्त कर दिया गया था। और यहां से समाप्त करके 1919 के अधिनियम की जो व्यवस्था थी और केंद्र में इसको लागू कर दिया गया था। अगला प्रावधान है विधानमंडलों व मताधिकार का विस्तार। व मताधिकार, यानी 1935 के अधिनियम द्वारा जो विधानमंडल थे और मताधिकार है, उसमें वृद्धि की गई। संघीय विधानमंडल, देखिए इसी के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय बनाया गया। यानी संघीय जो व्यवस्थापिका थी उसको कितना बना दिया गया? 2 सदनीय। यानी उसमें 2 सदन बना दिए गए। विधानमंडल थे, उनका विस्तार किया गया और संघीय व्यवस्थापिका को 2 सदनीय बना दिया गया। संघीय व्यवस्थापिका को कैसा बना दिया? 2 सदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। यानी 2 सदनों की व्यवस्था की गई थी संघीय व्यवस्थापिका में, उच्च सदन और निम्न सदन। जिनमें देखिए सबसे पहले आता लेते 2 सदनों में पहला सदन था राज्य परिषद।
पहला सदन कौन सा था? राज्य परिषद, जिसे उच्च सदन क्या कह सकते हैं? उच्च सदन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? उच्च सदन। यानी जो वर्तमान की जो राज्यसभा है, वर्तमान में जो राज्यसभा है उसके समान राज्य परिषद यानी उच्च सदन कहलाती थी। उस समय विधानमंडल की व्यवस्था की उसे क्या कहा जाता था? राज्य परिषद। और वर्तमान में क्या कहते हैं उसे? राज्य सभा के नाम से जाना जाता है। तो राज्य परिषद के जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी थी? सदस्य कितने थे? 260। कितने सदस्य होते थे राज्य परिषद में? 260 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। राज्य परिषद में कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई? 260 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी, जिनमें 156 ब्रिटिश प्रांतों के, यानी 156 जो सदस्य हैं वो कहां से लिए जाएंगे? ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाएंगे। कहां से लिए जाएंगे? ब्रिटिश प्रांतों से। और 104 सदस्य, 104 सदस्य देशी रियासतों, 104 सदस्य कहां से लिए जाएंगे? देशी रियासतों से लिए जाएंगे। यानी यह व्यवस्था की गई थी 104। यही कुल कितना परसेंट हो गया है कुल सदस्यों का? 104 कितना परसेंट हो जाता है? 40%। यह 40% सदस्य कहां से चुने जाने थे? देशी रियासतों से। कहां से चुने जाने थे? देशी रियासतों से। 104 सदस्य देशी रियासतों से कितने ले जाने थे? 104 सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कहां से होती थी? देशी रियासतों से। कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 250। कुल कितनी थी? 250। और राज्य परिषद के जो सदस्य उनका जो निर्वाचन है वो विपरीत प्रणाली यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता था। वर्तमान में राज्यसभा के जो सदस्य हैं, हमारे जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। परंतु वहां की जो व्यवस्था थी उसको उल्टा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को बनाया गया था राज्य परिषद के यानी उच्च सदन है उसके सदस्यों की नियुक्ति के समय। नियुक्ति के लिए निर्वाचन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती थी? प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली। कौन सी प्रणाली अपनाई जाती थी? प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली उच्च सदन के जो सदस्य उनकी नियुक्ति के लिए। और जो राज्य परिषद है वो कैसा सदन था? एक स्थायी सदन था। कैसा था? स्थायी सदन। कैसा सदन था? स्थायी। जैसे राज्यसभा भी स्थायी सदन है, उसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद हटते रहते, परंतु यह एक स्थायी सदन था जिसके 1/3 सदस्य 3 वर्ष बाद चुने जाएंगे। यार 1935 के अधिनियम की व्यवस्था की गई थी वो क्या थी? राज्य परिषद को 2 सदनीय बनाया गया। संघीय व्यवस्था को 2 सदनीय बनाया गया। राज्य परिषद यानी जो सदन था उसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 250। 156 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के, 104 सदस्य देशी रियासतों यानी जो कुल सदस्यों का 40% होते थे। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर उनका चुनाव जाता था। उनको चुना जाता था। एक स्थायी सदन था, इसके 1/3 सदस्य 3 वर्ष बाद चुने जाते थे। 3 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को हटा दिया जाता, नए सदस्यों को चुन लिया जाता था। ये राज्य परिषद है। अब दूसरा सदन था इसका संघीय विधान सभा। संघीय विधानसभा जिसे निम्न सदन भी कहा जाता था। केंद्रीय विधानसभा, यह संघीय सभा जिसे निम्न सदन क्या कहते थे? उसको निम्न सदन कहा जाता था। संघीय विधानसभा या केंद्रीय विधानसभा। संघीय विधानसभा कह सकते हैं, केंद्रीय विधानसभा जो एक निम्न सदन था। कैसा सदन था? निम्न सदन। इसके जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी नियुक्त की गई थी? सदस्य थे इसमें 375। कितने सदस्य थे इसके? 375 सदस्यों की संघीय विधानसभा की जो सदस्य संख्या है यानी लोकसभा है वर्तमान में भारत में जो लोकसभा है उसी के समान संघीय विधानसभा की स्थापना
की गई थी। वैसा ही था, इसके जो सदस्य वो कितने होते थे, कुल सदस्य 375 सदस्य इसके होते थे। 375 सदस्यों की इसमें व्यवस्था की गई। और इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता था, अप्रत्यक्ष पद्धति। इसका निर्वाचन कैसे होता था, अप्रत्यक्ष आधार पर। कैसे होता था, अप्रत्यक्ष आधार पर। और एक अस्थायी सदन था। कैसा सदन था ये, अस्थायी सदन। कैसा सदन था, अस्थायी सदन था, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष। यानी संघीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होता था, 5 वर्ष का होता था। 375 सदस्य होते, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अस्थायी सदन था, अस्थायी सदन था। कार्यकाल कितना होता था इसका, 5 वर्ष का होता था। कितना होता था, 5 वर्ष का होता था। 375 सदस्यों में से 250 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के, यही 250 सदस्य वो कहां से चुने जाते थे, ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाते थे। और 125 सदस्य रियासतों से। देखिए, 250 सदस्यों की जो नियुक्ति है, निर्वाचन वो कहां से होता है, ब्रिटिश जो प्रांत थे, ब्रिटिश जो प्रांत थे, 11 प्रांत थे, उनमें से चुने जाते थे। और 125 जो सदस्य हैं वो रियासतों, जो देशी रियासत थी भारत में, उनसे उनको चुना जाता था। जो कुल सदस्यों का कितना परसेंट होते थे, 33%। कितना परसेंट होते थे, 33% होते थे। कितना होते थे, 33%। देखिए, ये तो हमने पढ़ा संघीय जो विधानमंडल है उसको दो विधान भागों में बांटा गया, 2 सदनीय बनाया गया। तो 2 सदन हो गए, राज्य परिषद और संघीय विधान सभा, उच्च सदन और निम्न सदन। मताधिकार जो पहले बहुत सीमित कम जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त था, इसमें 1935 के अधिनियम द्वारा मताधिकार में वृद्धि की गई थी। वृद्धि तो की गई, परंतु मात्र प्रांतों की केवल, यानी मताधिकार में वृद्धि की गई, लेकिन प्रांतों की केवल 14% जनता को ही मताधिकार प्रदान किया गया। यानी केवल कितनी परसेंट जनसंख्या थी, 14% जनसंख्या। कितने परसेंट जनसंख्या थी, 14% जनता को ही मताधिकार प्राप्त हुआ था। किस अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा। मताधिकार में वृद्धि तो की गई, परंतु मात्र 14% जनता को मताधिकार प्राप्त हुआ था। कितनी परसेंट जनसंख्या को प्राप्त हुआ, 14% जनता को। और इसके मताधिकार की जो योग्यता थी वो क्या थी, शिक्षा व कर और संपत्ति। शिक्षा, कर व संपत्ति को मताधिकार का आधार बनाया गया था। इसी के आधार पर शिक्षा और कर और संपत्ति के आधार पर मताधिकार प्रदान किए गए थे लोगों को। इसी के आधार पर शिक्षा के आधार, जो शिक्षा प्राप्त कुछ व्यक्ति थे उनके लिए, कर देने वाले जो व्यक्ति कर देते थे उनको मताधिकार दिया गया। और संपत्ति सारी वर्ग, जमींदार पूंजीपति जो वर्ग थे उनको मताधिकार इसमें प्रदान किया गया था। तो बहुत कम जनता को, 14% जनता को मात्र मताधिकार दिया गया था। विधानमंडल थे, कितने विधानमंडल थे, 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों, 11 प्रांतों के विधानमंडल, 11 प्रांतों के विधानमंडलों में से, 11 प्रांतों के विधानमंडलों में से 6 प्रांतों के विधानमंडलों को द्विसदनीय बनाया गया। द्विसदनीय बनाया गया।
यानी 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में 2 सदनीय विधानमंडलों की स्थापना की गई। ये 6 प्रांत ऐसे थे जिनमें 2 सदन थे। कितने सदन थे? 2 सदन, राज्य परिषद और राज्य विधानसभा। राज्य परिषद और राज्य विधानसभा, तो 2 सदन बनाए गए जिनमें 6, देखो 6 प्रांत कौन कौन से थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, मध्य प्रांत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत था, मध्य नहीं संयुक्त प्रांत था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मद्रास। ये 6 प्रांत ऐसे थे जिनको 2 सदनीय विधानमंडलों की स्थापना की गई थी। इन 6 प्रांतों में 2 सदनीय विधानमंडलों की स्थापना की गई, यानी इनके जो विधानमंडल को 2 सदनीय बनाया गया और शेष 5 जो प्रांत थे उनमें 1 सदनीय विधानमंडल ही बने रहे। वो कैसे रहे? 1 सदनीय विधानमंडल वाले प्रांत रहे, और ये 6 प्रांत 2 सदनीय विधानमंडल वाले प्रांत थे। अगला जो प्रावधान है वो था प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता, द्वैध शासन। प्रांतीय स्वायत्तता, द्वैध शासन, यानी प्रांतों को स्वायत्तता, स्वतंत्रता प्रदान की गई। यह प्रांत अपने विषय में स्वतंत्र, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। और द्वैध शासन जो व्यवस्था है उसका, जो द्वैध शासन का भेद था, द्वैध शासन व्यवस्था थी, हस्तांतरित और सुरक्षित जो विषय थे उनका भेद यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था, और प्रांतों को अपने क्षेत्र में स्वतंत्र, स्वतंत्र व स्वशासित, स्वतंत्र व स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। यही प्रांत थे उनको स्वायत्तता प्रदान की गई और उन्हें स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, और सुरक्षित और हस्तांतरित विषयों का जो भेद था उसको इसमें समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता से तात्पर्य है कि कोई प्रांत पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, वो अपने विषय में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके, इसी को प्रांतीय स्वायत्तता कहते हैं। स्वतंत्र और स्वशासित, यानी प्रांतों के ऊपर कोई भी बाह्य शक्ति का अभाव नहीं था, क्योंकि बाह्य शक्ति का उन पर कोई दबाव बना रहे, तो स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय कर सकते थे। प्रांतीय स्वायत्तता प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम का, प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम का एकमात्र ऐसा भाग था जिसको क्रियान्वित किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम का एकमात्र ऐसा भाग, जिसे क्रियान्वित किया गया। यही एक ऐसा भाग था जिसे क्रियान्वित किया गया था। अन्य जो भाग थे वो अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं होने के कारण
क्रियान्वित नहीं हो पाए थे, क्योंकि अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई थी, इसीलिए वो अन्य भाग क्रियान्वित नहीं हो पाए। एकमात्र ऐसा भाग जिसको क्रियान्वित किया गया था 1935 के अधिनियम में पूछा जाए तो वो कौन सा है? प्रांतीय स्वायत्तता, यानी जो 10 शासन था उसी को इसमें क्रियान्वित किया गया। अन्य जो प्रावधान थे, अन्य भाग थे, वो उसके क्रियान्वित नहीं हो पाए थे, क्योंकि अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई, इसीलिए जो अन्य भाग है वो क्रियान्वित नहीं हो पाए थे। संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना यार 1935 के अधिनियम में भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया और उनके मध्य केंद्र में द्वैध शासन जो प्रणाली लागू की गई थी, उसके द्वारा ही यह व्यवस्था की गई थी कि राज्यों और प्रांतों के मध्य आपसी मतभेदों को समाप्त करने या उनको सुलझाने के लिए एक अखिल भारतीय जो संघ है उसकी स्थापना की जो बात की थी, उसमें एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई कि एक संघीय न्यायालय होना चाहिए जो उनके आपसी विवादों को सुलझा सके। तो संघीय न्यायालय, एक संघीय न्यायालय की स्थापना एक फेडरल न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो फेडरल कोर्ट के नाम से, फेडरल कोर्ट के नाम से दिल्ली में अक्टूबर 1937 में की गई। कब की गई थी? अक्टूबर 1937। यानी संघीय जो न्यायालय है, संघीय न्यायालय जिसे फेडरल कोर्ट कहा जाता था, उस समय क्या कहा जाता था? फेडरल कोर्ट कहा जाता था। उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। कब हुई? अक्टूबर 1937 को। कब की गई थी? अक्टूबर 1937 को। उसके द्वारा जो संघीय न्यायालय के जो फैसले थे उनको जो अपील है उनके खिलाफ जो अपील की जा सकती है वो प्रिवी काउंसिल में की जा सकती है। यह अपील का अंतिम न्यायालय नहीं था। जो संघीय न्यायालय है वो अपील का अंतिम न्यायालय नहीं था। उसके मामलों के खिलाफ अंतिम जो अपील है वो कहाँ की जा सकती थी? लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल। यानी संघीय न्यायालय के जो निर्णय होते थे उनके खिलाफ अंतिम जो अपील है, अंतिम अपील लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी, क्योंकि संघीय न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय नहीं था। उसकी अपील कहां हो सकती थी? जो लंदन में स्थित जो प्रिवी काउंसिल था वहां पर, ब्रिटिश जो संसद थी, प्रिवी काउंसिल थी, वहां पर उसकी अंतिम अपील की जा सकती थी। किसके खिलाफ? संघीय न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध। संघीय न्यायालय के जो निर्णय होते थे उनके विरुद्ध अपील, अंतिम अपील कहां हो सकती थी? प्रिवी काउंसिल में। कहां स्थित था? जो लंदन में। कहां पर स्थित था ये? लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में संघीय न्यायालय के जो निर्णय उनके खिलाफ अंतिम अपील की जा सकती थी। एक संघ लोक सेवा आयोग, आयोग की सिफारिश की गई। यार 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा एक संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश की गई थी ताकि प्रांतों के लिए, प्रांतों में लोक सेवकों की भर्ती की जा सके। यानी एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई जो प्रांतों के लिए लोक सेवकों की भर्ती करता था। यही प्रांतों के लिए लोक सेवकों की भर्ती का कार्य करने के लिए एक लोक सेवा आयोग की सिफारिश की गई थी 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रावधान है भारत परिषद की समाप्ति।
यानी 1935 का जो अधिनियम आया था उसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। और सचिव के लिए सहायता व सलाह देने के लिए, सचिव को सहायता व परामर्श या सलाह देने के लिए, सचिव को सहायता व परामर्श या सलाह देने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति, परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई। परामर्शदाताओं, सलाह व परामर्श देने के लिए परामर्श दाताओं की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। यानी जो भारत का जो सचिव होता था, भारत सचिव को सहायता और परामर्श देने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, परंतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, जिनकी अधिकतम 6, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती थी? अधिकतम 6 और न्यूनतम 3। यानी परामर्शदाताओं की संख्या है वो कितनी हो सकती थी? अधिकतम तो 6 हो सकती थी और न्यूनतम 3, यानी न्यूनतम 3 होनी चाहिए, अधिकतम 6 परामर्शदाता होने चाहिए जो परामर्श देने का कार्य करेंगे। सचिव उनकी सलाह को माने या ना माने वो सचिव की सलाह पर निर्भर करता था, परंतु राज्य के जो मामले थे उनके संबंध में, जो प्रांतों के मामले थे उनके संबंध में सचिव को उनकी सलाह मानना अनिवार्य भी कर दिया गया था। तो यानी भारत परिषद को समाप्त करके परामर्शदाताओं की नियुक्ति की व्यवस्था की गई 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रावधान है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। ये ब्रिटिश सरकार अपनी फुटबॉल डालो और राजबलों की नीति के तहत वो जानती थी कि भारत में सांप्रदायिक जो स्थिति है उसके आधार पर निर्वाचन के जो अधिकार दिए गए थे मुस्लिमों को दिए गए, फिर ईसाई और सिखों को भी दे दिया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा। तो यहाँ पर जो सांप्रदायिक जो आधार बनाया था मत देने का, जो निर्वाचन पद्धति थी, उसको ब्रिटिश सरकार ने बढ़ा दिया था, यानी उसका विस्तार कर दिया गया था। मुस्लिमों के अलावा मुसलमानों, सांप्रदायिक जो निर्वाचन की जो पद्धति है उसे मुसलमानों के अलावा सिखों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों, भारतीय यूरोपियनों, जमींदारों, मजदूरों, और हरिजनों, मजदूरों और महिलाओं को भी सांप्रदाय के आधार पर निर्वाचन के अधिकार दिए गए।
यानी ये देखिए यहाँ पर क्या था, जो सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली है, सबसे पहले 1909 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम में केवल मुसलमानों को संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन दिया गया था, अलग से संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन का अधिकार दिया गया। परंतु 1919 का जो अधिनियम आया उसमें सिख, भारतीय, ईसाई, भारतीय यूरोपियनों को भी और मताधिकार बढ़ा दिया गया था। और 1935 के अधिनियम में उसको और बढ़ा करके जमींदार, मजदूरों, यूरोपियनों और हरिजनों को भी और साथ साथ महिलाओं को भी संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन के अधिकार सौंप दिए गए थे। किस अधिनियम द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रावधान है ब्रिटिश ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता यानी जो 1935 का जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम में संशोधन का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद के पास था, ना कि राज्य विधानमंडल और प्रांतीय विधानसभाओं को। तो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को था। संसद को दिया गया। यानी जो अधिनियम था 1935 का जो अधिनियम था, उसमें संशोधन की जो व्यवस्था जो हमारे आज भी भारतीय संविधान में मिलती है, तो संशोधन का जो अस्तित्व है वो इस अधिनियम में दिखाई देता है। 1935 का जो अधिनियम है उसमें संशोधन की जो व्यवस्था है वो दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर जो संशोधन है वो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश संसद को था संशोधन करने का अधिकार, ना कि भारतीय जो विधानमंडल थे और विधानसभाएं थी, यानी जो प्रांतों के जो विधानमंडल और संघीय विधानसभा थी उसको इसका अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को इसमें बनाए रखा गया, उसकी सर्वोच्चता को कायम रखा गया। देखिए 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया। बर्मा के लिए अलग से संविधान का निर्माण किया गया था। बरार पर हैदराबाद के निजाम की सत्ता, बरार पर हैदराबाद के निजाम की सत्ता को नाम मात्र रूप में स्वीकार किया गया और बरार को शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत में मिला दिया गया। यानी बरार पर हैदराबाद का जो निजाम था उसकी सत्ता को नाम मात्र रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन शासन की दृष्टि से शासन को चलाए रखने के लिए मध्य प्रांत में उसको मिला दिया गया था।
अदन, अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। 1935 के अध्ययन द्वारा जो अदन है उसको भारत सरकार के नियंत्रण में रखा जाता था। पहले उसको अदन को स्वतंत्र करके भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, मुद्रा पर यानी जो मुद्रा था, मुद्रा और नोट थे, उन पर नियंत्रण रखने के लिए मुद्रा पर नियंत्रण रखने के लिए 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में मुद्रा पर नियंत्रण रखने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। गवर्नर जनरल को केंद्र के अंतर्गत यानी केंद्र के द्वारा संकटकालीन शक्तियां प्रदान की गई। यानी उसको अध्यादेश वगैरह जारी करने की शक्तियां भी उसको प्रदान की गई थी। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1935 के अधिनियम बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि यह अधिनियम कहा है कि यह अधिनियम ऐसा इंजन है जिसके चारों ओर ब्रेक्स है। यानी जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था कि यह एक ऐसा अधिनियम है जिसके चारों ओर ब्रेक्स है। ब्रेक्स का मतलब होता है नियंत्रण है। प्रावधान तो किए गए हैं परंतु कुछ शक्तियां और अधिकार दिए गए, लेकिन उन पर कहीं ना कहीं रोक भी लगाई गई है। कहीं ना कहीं पर रोक भी, अवरोध भी लगाया गया है। इसीलिए इसको कहा था इसके चारों ओर ब्रेक्स है। को भारत के संवैधानिक इतिहास का प्रमुख चरण माना जाता है, प्रमुख अधिनियम माना जाता है। इससे लगभग 250 अनुच्छेद इससे योग्य हुई भारतीय संविधान में शामिल कर लिए गए। उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। लगभग 250 अनुच्छेद जैसे के तैसे भारतीय संविधान में रख लिए गए। उनके जो शब्द हैं उसको भी उसमें समानता पाई जाती है। उसकी जो अनुसूचियां थी, 3 अनुसूची
अनुसूचियों की जो व्यवस्था है उसको भी इसमें रखा गया है। संविधान में संशोधन की जो व्यवस्था थी जो ब्रिटेन के पास होती थी, अब वो भारतीय संसद के पास है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। यानी उसमें कुछ ना कुछ समानता है। 1935 के अध्ययन से जो भी बातें भारतीय संविधान ग्रहण की गई है उनका सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है भारतीय संविधान में वो किस अधिनियम का पड़ता है? 1935 के अधिनियम का ही पड़ता है, क्योंकि अधिकांश से प्रावधान लिए गए 1935 के अधिनियम से लिए गए। और भारतीय संविधान में विदेशों से भी अन्य संविधान उनसे भी कुछ ना कुछ चीजों को ग्रहण किया है। ये 1935 का अधिनियम समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।